अस्सलाम वालेकुम। NG 201 का सीरीज़ चल रहा है। लेक्चर नंबर 12, 13 और 14 को हम आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है बिजनेस मैसेज, और बिजनेस मैसेज के अंदर हम प्लानिंग ऑफ बिजनेस मैसेज, कंपोजिंग ऑफ बिजनेस मैसेज और रिवाइजिंग ऑफ बिजनेस मैसेज को डिस्कस करेंगे। एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम मुख्तलिफ़ क़स्म के पैगाम भेजते हैं जिसको हम बिज़नेस मैसेज कहते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम, लेटर, रिक्वेस्ट मैसेज, न्यूज़ मैसेज, परसुएसिव मैसेज, रिपोर्ट्स, प्रपोजल, इंस्ट्रक्शन मैसेज। इनको हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जब आप इस कस्म के बिज़नेस मैसेज को कंपोज करोगे तो इसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो कि ये है प्लानिंग, कंपोजिंग और रिवाइजिंग। सबसे पहले अपना कंटेंट देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्लानिंग के अंदर हम पढ़ेंगे डिफाइन पर्पस, ऑडियंस एनालिसिस, एस्टेब्लिश मेन आइडिया, सेलेक्ट चैनल एंड मीडियम। कंपोजिंग के अंदर हम 3 स्टेप पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग मैसेज, सीक्वेंसिंग मैसेज और फार्मूलेटिंग मैसेज। रिवाइजिंग में हम पढ़ेंगे एडिट द मैसेज, स्टाइल एंड रीडेबिलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे वर्ड चॉइस, क्रिएट इफेक्टिव सेंटेंस, डेवलप कोहेरेंट पैराग्राफ और डिज़ाइनिंग। ये लेक्चर मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस लेक्चर के आखिर में जो पास MCQs इस लेक्चर से आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आखिर में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इस लेक्चर में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। तो किस तरह आप एक सेंटेंस को जानोगे कि ये सिंपल है या ये कंपाउंड या कम्प्लेक्स है, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो आप एक नज़र में उसको आप पहचानोगे कि कौन सा टाइप है सेंटेंस का। तो एंड तक ये लेक्चर ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से, जो कि है प्लानिंग ऑफ बिजनेस मैसेज। जब आपने इरादा किया है कि मैं एक बिज़नेस मैसेज लिख रहा हूँ, चाहे वो लेटर हो या मेमोरेंडम हो या प्रपोजल हो या परसुएसिव मैसेज हो, गुड न्यूज़ मैसेज हो, गुडविल मैसेज हो, तो सबसे पहले आपको अपने मैसेज जो है वो प्लान करना है, और प्लान करेंगे 4 स्टेप को अप्लाई करके। सबसे पहले है डिफाइन पर्पस। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू यू नीड टू हैव अ क्लियर पर्पस। हमें एक साफ सुथरा पर्पस क्यों होना चाहिए while writing a business message. Knowing the purpose of your message will help you make important decisions such as how to proceed, how to respond to the audience, which information to focus on. जब आपको पता हो अपने मैसेज के मेन आइडिया के बारे में, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी, कैसे मुझे इस मैसेज में आगे बढ़ना है, कैसे हमें ऑडियंस को रिस्पॉन्ड करना है, ऑडियंस को तसव्वुर करके मैसेज लिखना है, और कौन से इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना है। ये 3 चीज़ें तब मुमकिन होगी जब हमारा पर्पस हमें क्लियर हो राइटिंग से पहले। तो इसलिए पर्पस जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है। एक बिजनेस मैसेज के कुछ जनरल पर्पस होते हैं और कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। जनरल पर्पस 3 हो सकते हैं, किसी को किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, किसी को किसी चीज़ के बारे में मोटिवेट करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में परसाउट जिसको हम कहते हैं, ताकि वो अपना आपका प्रोडक्ट ले ले, और आखिर में कोलैबोरेट, किसी को इकट्ठा करना मीटिंग के लिए। या बिज़नेस में हम मीटिंग करते हैं या स्कूल में मीटिंग करते हैं, तो कलेक्शन के लिए। ये 3 पर्पस आपके जनरल हो सकते हैं एक बिज़नेस मैसेज के। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकते हैं। कि मिसाल लेते हैं, जनरल पर्पस है टू इन्फॉर्म, स्पेसिफिक पर्पस है टू प्रेजेंट लास्ट मंथ सेल फिगर टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग। तो इससे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि जनरल पर्पस क्या हो सकता है और स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है। जनरल पर्पस एक इन्फॉर्मेशन देनी, किसको देनी है, किस चीज़ के बारे में देनी है, तो ये जब आप बात करोगे तो फिर आएगा वो आपके स्पेसिफिक पर्पस में। सेकंड नंबर जो स्टेप है प्लानिंग में, वो है ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस में जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑडियंस है उसको ज़्यादातर कंसिडर करना है। आपके ऑडियंस आपके मैसेज में क्या रिएक्शन देगा उसको भी देखना है, और ऐसा मैसेज लिखना है कि जो आपका ऑडियंस उसको अंडरस्टैंड कर सके, ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। ऐसा मैसेज लिखना है जिसमें आपका रिलेशन बन जाए ऑडियंस के साथ। इसके अलावा ऑडियंस के साइज़ और कंपोजिशन को देखना है कि कितने ऑडियंस है, 1 या 2 है, उस हिसाब से मैसेज लिखना है। और इसके अलावा आपने मैसेज में किस चीज़ के ऊपर जोर देना है, ऑडियंस के इंटरेस्ट के ऊपर और बेनिफिट के ऊपर जोर देना है, और आपके जो प्राइमरी ऑडियंस है, मेन ऑडियंस है, उसके ऊपर फोकस करना है। और अनस्टेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसकी ज़रूरत नहीं है, और वो अवॉइड करने हैं। एडिशन इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिखनी, फजूल चीज़ें नहीं लिखनी, ताकि आपके ऑडियंस बोर ना हो और आपका मैसेज ईजी और कंप्रीहेंड होना चाहिए। यानी कम अल्फाज में ज़्यादा बातें जो है वो कवर करनी चाहिए। तो ये है ऑडियंस एनालिसिस। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एस्टेब्लिशिंग द मेन आइडिया। द मेन आइडिया इज़ अ हुक
डेट सम अप व्हाई अ पार्टिकुलर ऑडियंस शुड डू और थिंग एज यू सजेस्ट। आपका और आपके ऑडियंस के दरमियान जो हुक है, जो रज़ी है, जो कनेक्शन है, वो मेन आइडिया से होगा। तो यहाँ से MCQ आ सकते हैं, इसलिए हुक को मैंने हाईलाइट किया है। सो अगर आपका मैसेज में मेन चीज़, मेन आइडिया है, आपका जो पर्पस है वो है, तो उसको आपको बहुत खूबसूरती के साथ पेश करना है। तो उसके लिए आप क्या स्टेप इस्तेमाल करोगे? तो वहाँ पे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के स्टोरी में आप लाओगे, कोई लिस्ट बनाओगे, वर्कशीट लाओगे। इसके अलावा जर्नलिस्ट अप्रोच, बार बार क्वेश्चन वाले सिचुएशन डालोगे और इस तरह क्वेश्चन आंसर का चेन बनाओगे, ताकि जो आपका मेन आइडिया है वो सही तरीके से आप ऑडियंस को पहुंचा सको। और इसके अलावा आपका जो मेन आइडिया है वो उसका लेंथ आपके मैसेज के हिसाब से होना चाहिए। इसके अलावा जो फोर्थ स्टेप है प्लानिंग में वो है सेलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल एंड मीडियम। जब आप अपना मैसेज प्लान करते हैं तो उस दौरान आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि मैं कौन सा मीडियम इस्तेमाल करूँगा, ये जो मैं मैसेज लिख रहा हूँ इसको सेंड करने के लिए। तो जब आप ये चैनल सेलेक्ट करोगे तो तब आप अपने मैसेज लिखते वक्त बहुत सारे चेंजेस उस हिसाब से करोगे। इसलिए आपको चैनल सेलेक्ट करना है, जो कि 3 किस्म के हो सकता है, ओरल, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक। ओरल रिटन में फ़र्क देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इमीडिएट फीडबैक मिले इस मैसेज का, तो आप ओरल इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें कि मुझे द इमीडिएट जल्दी फीडबैक न मिले, टाइम ले मेरा फीडबैक, तो उसको तब आप रिटन मीडियम इस्तेमाल करेंगे। ओरल मीडियम कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपका मैसेज सिंपल हो। और रिटन आप तब इस्तेमाल करेंगे जब का मैसेज डिटेल और पेचीदा यानी कम्प्लेक्स हो। और ओरल तब इस्तेमाल करो जब आपको लगे कि इस मैसेज का कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ओरल जो है वो एक बात हो जाती है, मुंह से वो चली जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे परमानेंट रिकॉर्ड चाहिए तो फिर आप रिटन मीडियम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ओरल जो है वो इंटरेक्शन ज़्यादा करता है, आप आमने सामने होकर बात करते हैं। और इसके अलावा रिटन क्या चीज़ कम करता है? वो डिस्टॉर्शन, आपका मैसेज ख़राब नहीं होता। ओरली मैसेज तो ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन रिटन एक रिकॉर्ड बनता है, तो वो वहाँ पे वो लॉस होने के, डिस्ट्रॉय, तबाह होने के चांसेस कम है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहे हैं कि कौन से बेनिफिट ओरल में है, कौन से रिटन में है। तो इस हिसाब से आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या फ़ायदे हैं? इमीडिएट फीडबैक नहीं है, स्पीड है, परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है और टाइम बच जाता है। इसके अलावा आपका जो ओरल, अगर आप कोई बात नहीं कर सकते तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के ज़रिए अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो ये है मीडियम जो कि आपको प्लानिंग के दौरान सेलेक्ट करनी है। इन 4 के अलावा प्लानिंग में कुछ और स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोलेबोरेशन, आप ग्रुप के शक्ल में अपना मैसेज कंपोज कर सकते हैं। शेड्यूलिंग, आप अपना मैसेज के लिए शेड्यूल दे सकते हैं कि इस टाइम में लिखूँगा, और ताकि मैं आइडिया मेरे और क्लियर हो जाए। तो ये सब पॉइंट थे प्लानिंग ऑफ बिजनेस मैसेज के बारे में। अब आपने अपना मैसेज प्लान किया और अब तैयार हो गए लिखने के लिए, तो उस स्टेप को हम कहेंगे कंपोजिंग बिजनेस मैसेज। तो इसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं: ऑर्गेनाइजिंग, सीक्वेंसिंग और फार्मूलेटिंग। देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन द मैसेज। सक्सेसफुल कम्युनिकेटर रिले ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर मैसेज मीनिंगफुल। अगर आपको अपने मैसेज बामानी बनानी है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करना है। व्हाट डज गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन? अब गुड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? पर्पस इज क्लियर, आपका मैसेज का जो मेन आइडिया है वो क्लियर हो। आइडिया ग्रुप एंड प्रेजेंट इन लॉजिकल वे, आपके मैसेज में कोई लॉजिकल बात हो। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड हो, जितनी भी ज़रूरत वाले इंफॉर्मेशन है वो आप इंक्लूड करें। जब ये 3 चीज़ें आपके मैसेज में हो, इसका मतलब आपका मैसेज वेल ऑर्गेनाइज है। तो आपका मैसेज वेल ऑर्गेनाइज है तो इसका बेनिफिट क्या है? तो आप का जो मैसेज है वो अंडरस्टैंडेबल होगा ऑडियंस को, और इसके अलावा ऑडियंस का टाइम बचेगा और आपका कम्युनिकेशन जो है वो सिंपल हो जाएगा और आपका मैसेज जल्दी फोकस में आएगा और जल्दी समझ में आएगा। अब आप चाहते हैं कि मैं एक अपने मैसेज का एक गुड ऑर्गेनाइजेशन करूँ, वेल ऑर्गेनाइजेशन करूँ, तो उसके लिए आप कौन से स्टेप इस्तेमाल करेंगे? आपको शुरू करना है अपने मेन आइडिया के साथ, और मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कुछ मेजर्स पॉइंट लिखने हैं, और आखिर में कुछ एविडेंस देने हैं ताकि वो एविडेंस आपका मेन आइडिया सपोर्ट कर ले। यानी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज़्यादातर फोकस जो है वो मेन आइडिया पे होनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन में वो है सीक्वेंसिंग द मैसेज, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है ये जो स्टेप है, ये जो स्लाइड है, ये आगे हमें बहुत काम आने वाली है
कि अब आप मैसेज लिख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, आपने कर लिया कि मैं ये पॉइंट लिखूंगा। अब सीक्वेंस का आपको पता नहीं कि पहले मेन आइडिया लिखूँ या बाद में मेन आइडिया लिखूँ, पहले जो है वो मैं सपोर्टिंग वर्ड्स लिखूँ, बाद में मेन आइडिया लिखूँ, या डायरेक्ट मैं मेन आइडिया से शुरू करूँ। तो ये सीक्वेंस के लिए यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। तो जब आप अपना मैसेज को सीक्वेंस दे रहे हैं तो आप दो किस्म की अप्रोच हासिल कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट अप्रोच और सेकंड नंबर पे है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें फ़र्क क्या है। अगर आप अपना मेन आइडिया पहले लिख रहे हैं और इसके बाद सपोर्टिंग आइडिया एविडेंस लिख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच, यानी आपने अपनी मैसेज डायरेक्ट शुरू किया, मेन आइडिया आपने डायरेक्ट लिख ली। और इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब है कि सबसे पहले आपने कुछ एविडेंस लिखे, सपोर्टिंग आइडिया लिखे, और चलते चलते पैराग्राफ के एंड में आपने अपना मेन आइडिया लिखा। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। अब कौन से मैसेज में डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करनी है, कौन से में इनडायरेक्ट? तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट, रूटीन मैसेज, गुड न्यूज़ मैसेज और गुडविल मैसेज, इन मैसेज में आपको डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करनी है। और परसोसिव मैसेज, ऐसे मैसेज जिसको आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, और बैड न्यूज़ मैसेज और सारा लॉन्गर मैसेज में आपको इनडायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल बैड न्यूज़ है, किसी को आप बता रहे हैं कि आपका रिश्तेदार फौत हो गया है। अगर आप ये बात जो है वो डायरेक्ट लिख लें, मेन आइडिया आपका यही है ना कि आप बैड न्यूज़ सेंड कर रहे हैं, तो आपने पहले ही सेंटेंस ये लिखा, तो वो जो बाकी जो आपका जो मैसेज है उसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और वो जो रीडर है वो एक बैड फील करेगा। इसका अच्छा तरीका ये है, आप इनडायरेक्ट अप्रोच करें। सबसे पहले ये लिखे कि ये होती रहती हैं, ये दुनिया है, इससे लोग जाते रहते हैं। इस तरह आप अपने सपोर्ट आइडिया लिखोगे, बाद में जाके आप बोलोगे कि आपका फलाना रिश्तेदार जो है वो फौत हो चुका है। तो ये यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा है कि कहाँ पे आपको डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करनी है और कहाँ से इनडायरेक्ट अप्रोच। और ये स्लाइड आपको याद रखें, क्योंकि ये जो मैसेज यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाए हैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट से लॉन्गर मैसेज तक, इन एक एक को हम आगे डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आपको ये डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच काम आने वाला है। कंपोजिंग में जो थर्ड नंबर स्टेप है वो है फार्मुलेटिंग द मैसेज, और यहाँ पे आपको 3 स्टेप अप्लाई करने हैं: ड्राफ्ट, स्टाइल एंड टोन, यूज़, यू एटीट्यूड। तो ये जो ड्राफ्ट में ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है: कंपोजिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज। आप जब अपना मैसेज कंपोज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग योर मैसेज। पॉलिशिंग इज़ अ लेटर स्टेप। और जब आप कंपोज करेंगे उसके बाद उसको पॉलिश करोगे। तो यहाँ पे बार बार इंसिक्यूज आ रहा है, यहाँ पे जो पॉलिशिंग का लफ्ज़ है इसको फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है कि कंपोजिंग द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज डैश इट इज़ अ लेटर स्टेप। तो पॉलिशिंग इट इज़ अ लेटर स्टेप। सेकंड नंबर पे है स्टाइल एंड टोन। इसके अलावा आपको ऐसा टोन, ऐसा स्टाइल इस्तेमाल करना है ताकि रीडर को इफेक्ट कर सके। और इसके अलावा आपको यू लफ्ज़ जो है वो बार बार इस्तेमाल करना, आई और वी इस सारा वर्ड इस्तेमाल नहीं करने। आपको फोकस करना है, जोर देना है, फेस करना है अपने ऑडियंस रीडर के ऊपर। तो इसलिए आपको यू वाला एटीट्यूड इस्तेमाल करना है। एक और एमसीक्यूज देख ले, जब आप किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं या किसी से कोई शिकायत करते हैं तो उस वक्त आपको यू वाला एटीट्यूड इस्तेमाल नहीं करना है। थर्ड नंबर स्टेप है मैसेज लिखने का, वो है रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज। अब आपने अपना मैसेज सबसे पहले प्लान किया, उसको लिखा। अब आप यानी आपका काम ख़त्म हो गया, अब तैयार है भेजने के लिए, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा इसको रिवाइज करें। इस स्टेप को हम रिवाइजिंग कहते हैं, जिसमें हम 2 स्टेप पढ़ेंगे: एडिटिंग द मैसेज, स्टाइल एंड रीडेबिलिटी। तो पहले स्टेप है एडिटिंग द मैसेज। आपको अपने पॉइंट के ऊपर स्टिक रहना है, और जो मेन आइडिया उसको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है, और इसके अलावा जो और फीचर है वो मिडल में डालने हैं, और जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है उसको हटाना है। इस अमल को हम कहते हैं एडिटिंग द मैसेज। स्टाइल एंड रीडेबिलिटी, आपका मैसेज का स्टाइल भी ठीक करना है, जिसमें हम सबसे पहले वर्ड चॉइस में हम सबसे पहले आपको यू एटीट्यूड इस्तेमाल करना है, प्लेन इंग्लिश इस्तेमाल करना है, ऐसा इंग्लिश जो हर किसी को समझ आता हो, फेमिलियर वर्ड इस्तेमाल करने हैं, आम वाले अल्फाज इस्तेमाल करना है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल करने हैं, शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करना है, कंफ्यूजिंग वर्ड से अवॉइड होना है, एब्रीवेटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, और इसके अलावा बायस फ्री लैंग्वेज इस्तेमाल करना है। बायस फ्री लैंग्वेज का मतलब है कि किसी जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर आप जोर ना दें। और बायस फ्री लैंग्वेज 4 किस्म के: कल्चरल बायस, जेंडर बायस, रेशियल एंड एथनिकल बायस और डिसेबिलिटी बायस। स्टाइल एंड रीडेबिलिटी में जो सेकंड प्रोसेस है वो है क्रिएट इफेक्टिव सेंटेंस। टू गिव यूर सेंटेंस वेराइटी यूज 3 टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको अच्छे सेंटेंस इस्तेमाल करने हैं, और अच्छे सेंटेंस इस्तेमाल करने के लिए 3 टाइप्स के आप सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स।
नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका ट्रिक और सही तरीका बताऊंगा, कौन सा सिंपल कहलाता है, कोई कंपाउंड कोई कम्प्लेक्स। आपको डेली लाइफ और हर किस्म के टेस्ट जो आप दे रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए भी आपको इस्तेमाल होगा। इसके अलावा आपने मैसेज में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं करना है और एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करना है। तो ये है क्रिएट इफेक्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डेवलप कोहेरेंट पैराग्राफ। आपको ऐसे पैराग्राफ लिखने हैं कि वो एक पैराग्राफ दूसरे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ में कोई और आइडिया हो, दूसरे पैराग्राफ में कोई और आइडिया हो। इसको हम कहते हैं कोहेरेंट पैराग्राफ, जो कोहेरेंस हो, जो लिंक हो। और इसके लिए आपको 5 वेज इस्तेमाल करना है: इलस्ट्रेशन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, काज एंड इफेक्ट, क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो ये स्टेप फॉलो करके आप कोहेरेंट पैराग्राफ लिख सकते हैं। डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग में आप अपना अच्छे से हेडिंग दे, कैप्शन दे और टाइप फेस, टाइप स्टाइल इस्तेमाल करें। टाइप फेस, टाइप स्टाइल का मतलब है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हेडिंग के स्टाइल, मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट स्टाइल। जिस तरह टाइम रोमन आप टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हेलविटी का जो टाइप फेस है वो आप हेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमारे 3 स्टेप ख़त्म हो गए, जो थे प्लानिंग, कंपोजिंग और रिवाइजिंग, और इसको हम क्लियरफाई कर चुके हैं। अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को जानने से पहले आपको क्लास का पता होना चाहिए। क्लास हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। वर्ब को हम प्रीडिकेट भी कहते हैं, ऐसा मजमूआ अल्फाजों का जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। फॉर एग्जांपल दे वेंट इनसाइड, दे सब्जेक्ट है, वेंट प्रीडिकेट या वर्ब है। तो ये दे वेंट इनसाइड ये एक क्लास है। क्लास 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास ऐसा क्लास जो हमें मुकम्मल कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट मानी दे, मीनिंगफुल सेंटेंस को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। यानी ऐसा क्लास जो किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंड न करता हो। फॉर एग्जांपल अली एट पास्ता, अली ने पास्ता खाया, एक कंप्लीट बात है, बात ख़त्म हो गई। इस तरह सारा वेंट टू द पार्क, सारा पार्क चली गई, तो एक कंप्लीट चीज़ है। तो यहाँ पे सारा सब्जेक्ट है, वेंट जो है वो प्रीडिकेट है, एक क्लास है। ये सेंटेंस किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस एक सेंटेंस से हमें एक पूरा मानी मिलती है, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास इसके बरक्स ले लें, ऐसा क्लास, एक ऐसा सेंटेंस आप ले लें जो हमें कंप्लीट सेंस न देता हो, जो किसी और क्लास के ऊपर डिपेंड करता हो। बिकॉज शी वॉज हिंग्री, क्योंकि वो हंग्री थी, भूखी थी। तो क्यों भूखी थी, कब भूखी थी, ऐसा कोई हमें कुछ क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा। आफ्टर ही फिनिश स्कूल, उसके स्कूल फिनिश होने के बाद, तो फिर बाद में क्या हुआ, तो किसके स्कूल फिनिश होने के बाद। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं, जब इसके साथ आप और सेंटेंस आगे पीछे लगाओगे तब इसको मानी बन सकती है। तो इस सेंटेंस को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। टाइप्स ऑफ सेंटेंस 3 है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लास से बना होगा। कंपाउंड सेंटेंस वो होगा जो इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट क्लास जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लास होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया अली एट पास्ता, आई एम हैप्पी, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास डायरेक्टली एक सिंपल सेंटेंस है। अली एट पास्ता, आई एम हैप्पी, तो एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इसलिए एक सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लास होंगे। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। काम से पहले आप देखें, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ, बट आई एम टायर्ड, लेकिन मैं थका हुआ हूँ। तो ये 2 सेंटेंस है, 2 क्लास है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दोनों इंडिपेंडेंट ले। तो जब 2 इंडिपेंडेंट क्लास होंगे तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कामा हो और साथ एक कंजक्शन इस्तेमाल हुआ हो। यहाँ पे कंजक्शन बट है, इसके अलावा सो, एंड, इस तरह कुछ कंजक्शन इस्तेमाल हुए हो तो वो सेंटेंस आप डायरेक्टली चूज कर ले, वो कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल्दो ही वाज वेल्थी स्टिल ही वाज अनहैप्पी। इसके अगर हम आखिर में देख ले, ही वाज अनहैप्पी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है कि वो नाखुश था, वो खुश नहीं था। पहले सेंटेंस को अगर हम गौर करें, ऑल्दो ही वाज वेल्थी स्टिल, वो दौलतमंद था, तो फिर क्या हुआ, तो ये एक डिपेंडेंट क्लास है। ये क्लास तब तक कंप्लीट नहीं जब इसके साथ ये अल्फाज ना हो, ही वाज अनहैप्पी। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास, इसको मिलकर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ये जहाँ पे ऑल दो स्टिल वाले अल्फाज इस्तेमाल हो, ऑल दो, स्टिल, अदरवाइज, वेयर, इस तरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हो तो समझे आप ये यहाँ का कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो उम्मीद है ये 3 लेक्चर जो हमने इकट्ठे किए जो कि सेम थे, हैंड आउट में अलग अलग डिस्कस किए हैं, तो मैंने इसको कंबाइन किया ताकि अच्छी तरीके से समझ आए और इस
लेक्चर से जो भी पास MCQs है आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ, इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताएगा और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।